आज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। किण्वन से शुरुआत करते हैं। किण्वन है क्या? किण्वन एक्चुअली होता है, जैसे आप प्रैक्टिकली समझिए, जैसे अंगूर वगैरह होते हैं। अंगूर को हम रख देते हैं 2 या 3 दिन टोकरी में, तो क्या होता है, पीला पीला हो जाता है, सड़न जैसा होने लगता है। वही होता है किण्वन की अपक्रिया। अब जैसे कि किण्व है, किण्व क्या है? फर्मेंट। फर्मेंट सबसे ही किण्वन बना है। फर्मेंट यानी छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम रिवन, मैग्नीशियम का फीता। जब हम इसे जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है? हमें सफ़ेद रंग की प्रकाश, यानी कि सफ़ेद लौ उठती है जलाते समय। और जो हमें लास्ट में जलाने के बाद जो हमें चूर्ण मिलता है या हमें पाउडर मिलता है, वह श्वेत चूर्ण होता है, यानी सफ़ेद चूर्ण होता है। अब ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन क्या था, उसको वो पहले तो सफ़ेद नहीं था, जलाया तो हमें कैसा मिला? सफ़ेद चूर्ण मिला। और हम अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। ये रासायनिक अभिक्रिया ही थी, मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या क्या है? अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा होता है गैस का उत्सर्जन होता है, और चौथा है ताप में वृद्धि होती है। अब एक हम बीकर में क्या करते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 डालते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? जिंक यानी Zn, जिंक जस्ता के दाने डालते हैं। होता क्या है कि ऑटोमेटिक एक क्रिया होती है, और क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, और जो बीकर को अगर हम छू के देखें तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। अब रासायनिक समीकरण की बात करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं या जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अगर हम क्रिया कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग जो हो गए, ये हो गए अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। अब यहाँ पे तीर का चिन्ह दिया है। तीर का मतलब होता है अभिक्रिया होने की दिशा, मतलब किस दिशा में अभिक्रिया हो रही है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऊपर दिया है, अब तीर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ओर, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली है, और जिस साइड में तीर है वो हमें चीज़ प्राप्त हो रही है। मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, तो हमें प्राप्त होता है MgO। ये क्या है कि असंतुलित समीकरण है, क्योंकि हम देखेंगे बाएं साइड में क्या है कि मैग्नीशियम तो एक है, दाएं साइड में भी एक, लेकिन ऑक्सीजन में बाएं साइड में 2 परमाणु हैं, जबकि राइट साइड में सिर्फ 1 परमाणु है। इसका मतलब ये असंतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना होगा कि अगर लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन 2 हैं तो हमें राइट साइड में 2 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम राइट साइड में 2 का गुणा करेंगे, 2 MgO करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन इधर फिर मैग्नीशियम बैलेंस नहीं होगा, तो हमें फिर लेफ़्ट साइड में मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। और जो समीकरण असंतुलित होता है उसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। अब संतुलित समीकरण की बात करते हैं। संतुलित समीकरण की एक पहचान होती है कि इसमें क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक आपको बता दें। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है केमिकल रिएक्शन में, यानी रासायनिक समीकरण में क्या है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यानी कि अगर रिएक्टेंट का जो परमाणुओं की संख्या है वो प्रोडक्ट की परमाणुओं की संख्या भी होनी चाहिए। यानी लिखा हुआ है कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी जो हमें उत्पाद मिल रहा है उसका जो द्रव्यमान है वो हमें अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर ही होना चाहिए। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई बाहर से तत्व अंदर आते हैं और ना अंदर से बाहर जाते हैं। अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की हम अगर क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो Zn प्लस H2SO4 से हमें मिलता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे क्या है कि समीकरण संतुलित है। अब देखेंगे तत्व क्या क्या है हमारे पास? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या आपको दिख रही है? जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है,
और ऑक्सीजन के 4 हैं। अब वही उत्पाद में भी अगर हम देखें परमाणु संख्या तो जिंक 1 है, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 4 है, मतलब ये संतुलित समीकरण है। अब जैसे आयरन प्लस H2O, आयरन का जल से अभिक्रिया होती तो हमें क्या मिलता है Fe3O4, यानी कि फेरस ऑक्साइड हो गया और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम यहाँ पे बॉक्स, सबसे पहले हमें संतुलित करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, जो जो हमें दिया होता है अभिकारक और उत्पाद उनको हम एक बॉक्स में कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी स्टेप में क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची बना लेते हैं। हम तत्व लिख लेते हैं, तत्व कौन कौन से, हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हम LHS में यानी अभिकारक में तत्वों की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या नोट कर लेते हैं। तो अभिकारक में हमें आयरन की जो परमाणु हैं 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। वहीं उत्पाद में अगर देखा जाए तो आयरन का 3 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तीसरी स्टेप में हम करते हैं, सबसे पहले हम सर्वाधिक परमाणु वाले यौगिक को चुनेंगे। अब यहाँ पे सर्वाधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा है, Fe3O4 है, दोनों साइड में किसी में भी है, तो हम जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं उस यौगिक को चुनें। तो यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने किसी भी उत्पाद को हम यौगिक कहेंगे। तो Fe3O4 में यौगिक कितने हैं, टोटल 7 परमाणु 7 हैं। तो यही यौगिक हम चुनेंगे, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, दिया हुआ है। उसके बाद उस यौगिक में उस तत्व को चुनें जिसमें सर्वाधिक परमाणु हों। अब इस यौगिक में आयरन के 3 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो हम इसमें क्या चुनेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन में दाहिने साइड तो हमें 4 दिख रहे हैं, लेकिन बाएं साइड में सिर्फ 1 है। तो हमें करना क्या होगा, यानी हमें लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन को और राइट साइड के ऑक्सीजन से बराबर करने के लिए हम लेफ़्ट साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, O को संतुलित करने के लिए हम H2O को 4H2O लिख सकते हैं, यानी H2O4 या H2O की 4 नहीं, हम इसे क्या है H2O4 या H2O का होल ब्रैकेट लगा के 4 नहीं लिख सकते, हम इसे क्या लिखेंगे 4 और फिर ब्रैकेट में H2O। तो आयरन प्लस 4H2O प्लस Fe3O4H2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन संतुलित हो गया है, आयरन अभी भी 3 है और इधर 1 है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो लेफ़्ट साइड में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और इधर कितना है राइट साइड में मात्र 2। तो हम अब हाइड्रोजन को अगर संतुलित करना चाहे तो हमें राइट साइड में 4 हाइड्रोजन में 4 का गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। और फिर अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, आयरन 3 करने के लिए 3 का गुणा कर देंगे बाएं साइड में आयरन में, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। अब ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। जो ये तरीका है इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। संतुलित करने का जो तरीका है इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अब आते हैं नंबर 6, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। इसमें क्या है, संकेत भी लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण में संकेत भी लिखा जाता है। जैसे गैस के लिए G का प्रयोग होता है, जलीय के लिए AQ यानी एक्वस, और लिक्विड के लिए L और ठोस के लिए सॉलिड S। अभिकारक या उत्पाद जल में घोल के रूप में हों तब हम AQ लिखते हैं। जब कोई भी उत्पाद जल के घोल के रूप में, तो हम उसे AQ के रूप में लिखते हैं। होता क्या है, कभी कभी अपक्रियाएँ होती हैं और उनमें क्या हम पर जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 हाइड्रोजन गैस है, इसमें T340 एटमॉस्फेयर यानी दाब है, तो हमें क्या मिल रहा है CH3OH। और ऐसे ही 6CO2 प्लस 12H2O लिक्विड है, हमें यहाँ मिल रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल है, तो हमें मिल रहा है C6H12O6 यानी ग्लूकोज है। ग्लूकोज 1:1 के रेशियो में ही फॉर्मूला है। अब संतुलित समीकरण के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl इसे हम लिख सकते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके
2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्राइड, तो हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को हम 3BaSO4 प्लस Cl3 यानी हम इसको संतुलित किए हैं। अब सोडियम प्लस H2O से हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और जल H2O। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारकीय है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, वो अम्ल है। तो अम्ल और क्षार क्या मिलाएंगे, मिल के बनाएंगे क्या, लवण यानी कि साल्ट। तो NaCl साल्ट है और जल बनाते हैं। अब अपक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं, अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अपक्रिया होती हैं 5 प्रकार की। जैसे पहला है संयोजन अपक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी है वियोजन या अपघटन अपक्रिया, तीसरी है विस्थापन अपक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अपक्रिया, और पांचवी है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ अब आप जान गए होंगे कि रासायनिक अपक्रिया कब होती है, पदार्थों के जो आबंध होते टूटते और जुड़ते हैं, वही रासायनिक अपक्रिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं संयोजन अपक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें वे सभी अपक्रिया आती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। अब संयोजन का मतलब ही है कि मतलब जुड़ाव, 2 हैं या 2 से अधिक अभिकारक हैं और वो कुल मिलाकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड एक ये हो गया यौगिक और दूसरा यौगिक हो गया H2O, दोनों मिलाकर CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये एक्वस फॉर्म में है, तो क्यों लिखा है। और आप जानते ही हैं कि चूने को अगर हम पानी में डालते हैं, बिना बुझे चूने को पानी में डालते हैं, तो हमें हीट यानी गर्म हो जाता है, हीट प्रदान करता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ आप पढ़ेंगे बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस का उपयोग, बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों पर सफ़ेदी के लिए किया जाता है। दीवारों पे जब हम सफ़ेदी करते हैं तो उसमें बुझे हुए चूने का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पर पोतते हैं, यानी CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसे जब हम दीवार पर पोतते हैं तो ये धीरे धीरे क्या है कि वायु जो विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अपक्रिया करता है और ये फिर दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है। सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसी से दीवारों पर चमक आती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, यानी CaCO3 है। तो जो चमक आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद आती है और ये 2 या 3 दिन लग जाता है बनने में। तभी हम देखते हैं कि अगर हम चूना करते हैं दीवार पर तो तुरंत ही चमक नहीं आती है, 2 या 3 दिन में आती है बढ़िया से चमक, सफ़ेदी एकदम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 से क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और जल मिलता है H2O लिक्विड फॉर्म में। तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल मतलब बाद में भाप बन जाता है, उड़ जाता है। तो ये था क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण जो सबसे ऊपर दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल का। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और उदाहरण की। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से अगर क्रिया कराई जाए तो CO2 बनती है। हाइड्रोजन की अगर जल से क्रिया कराया जाए तो हमें जल मिलता है। हाइड्रोजन की अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमें जल मिलता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने पहली अपक्रिया देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अपक्रिया, तो हमें मिला था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जिस भी अपक्रिया में ऊष्मा आएगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। वो चाहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो या ना हो,
लेकिन अगर किसी में ऊष्मा अगर उत्सर्जित हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब जैसे इसका उदाहरण एक और दिया है, CH4 यानी मेथेन को हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O यानी कि जल मिलता है, और तथा हमें क्या, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा। ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। पाचन क्रिया में ब्रेड या आलू से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। यही ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस संपूर्ण अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ऊर्जा प्रदान करता है मतलब ऊष्मा प्रदान करता है। हीट मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। तो पाचन क्रिया भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसे? क्योंकि पाचन क्रिया में क्या, हम आलू या ब्रेड खाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, टूटने से हमें ग्लूकोज मिलता है। अब यही ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उससे मिलकर हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा अगर कोई दे रहा है मिलकर, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा दे रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ऊष्माक्षेप की अपक्रिया हो गई। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन C6O2 मिलकर हमें क्या देते हैं, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O प्लस ऊष्मा यानी ऊर्जा। तो हमें अगर चलने फिरने काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट से, जब वो अंदर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब। अब यहाँ हम बात करें साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यानी साग सब्जियाँ जो हैं वो सड़ जाती हैं तो कंपोस्ट बनता है, उसमें भी क्या है, ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वो भी है। अब बात करते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसोसिएशन मतलब, वियोजन मतलब टूटना। इसमें क्या होता है, उपरोक्त अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये एक वियोजन अपक्रिया है। यानी कि जब एक अभिकर्मक टूटकर, एक रिएक्टेंट टूटकर कई उत्पाद दे तो वो वियोजन अपक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग हरे रंग से दूसरे रंग का हो जाता है। जैसे फेरस सल्फेट इंटू 7H2O को अगर हम गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट प्लस 7H2O। अब ऊपर दिया गया है FeSO4 को अगर हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर CaCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना तथा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये वियोजन अपक्रिया है। CaOH का होल्ड जिसे हम स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना, और CaO यानी क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना या साधारण चूना कह सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड चूना या बिना बुझा चूना का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करके वियोजन अपक्रिया कराते हैं तो वो ऊष्मीय वियोजन है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट को अगर हम ताप दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, लेड ऑक्साइड, और हमें मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इस अपक्रिया में भूरे रंग का धुआं निकलता है जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, भूरे रंग का धुआं। अब यहाँ पे जल का वैद्युत अपघटन हम देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जल का वैद्युत अपघटन होता क्या है कि एक मग में हम जल डालते हैं, जल में क्या है कि हम उस मग में हम एक एनोड लगाते हैं और एक कैथोड। एनोड क्या है कि ग्रेफाइट की एक रॉड होती है और ये धन आयन होता है और कैथोड ऋण आयन होता है। तो जब हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम और हम कैथोड और एनोड के ऊपर एक परख नली रख देते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर जो बुलबुले हैं यानी गैस है, जैसे अगर एनोड के ऊपर 4 बुलबुले हैं तो कैथोड के ऊपर 8 बुलबुले आएंगे। इसका पीछे रीज़न है कि हाइड्रोजन में क्या है कि
हाइड्रोजन 2 गुना होता है पानी में ऑक्सीजन की तुलना में। जैसे हम सूत्र से ही जान सकते हैं H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु आएंगे तब ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसीलिए क्या है कि कैथोड में 2 गुना हाइड्रोजन आते हैं और एनोड में सिर्फ ऑक्सीजन ही आता है। अब हम सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, 2Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलती है। श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड ग्रे यानी धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है अगर इसे हम धूप में रखते हैं, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोराइड में वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस सिल्वर में सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। जो ऊपर रिएक्शन दी गई हैं इनका प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इन दोनों का प्रयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर 2NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 तथा 2NH3 यानी अमोनिया और 2H2O मिलता है। यह एक एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe आयरन प्लस CuSO4, अगर हम इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन सल्फेट और कापर जो भी धातु है। इस अभिक्रिया में आयरन ने कापर को SO से हटा दिया, SO4 से हटा दिया यानी सल्फेट से हटा दिया। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि आयरन जो है कापर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो अन्य धातु को उसके विलयन से या उसके यौगिक से तोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या है कि आयरन ने कापर को सल्फेट से हटा दिया, यानी कि कापर से आयरन अत्यधिक क्रियाशील है। तो ये वैसे भी हटाया है तो इसका मतलब क्या, डिस्प्लेस किया है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो गई। जैसे जिंक प्लस CuSO4, तो यहाँ भी क्या है कि जिंक मतलब कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट और हमें क्या मिलेगा, कॉपर। और Pb यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि लेड क्लोराइड और हमें क्या मिलेगा, कॉपर, यानी कि लेड भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ऊपर के रिएक्शंस को देखकर हम कह सकते हैं कि जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए वे कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NO2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट BaCSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय, मतलब जो घुलेगा नहीं जल में। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में भी सफ़ेद अवक्षेप बनता है या अवक्षेप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे बेरियम और सल्फेट दोनों आपस में आदान प्रदान करके बेरियम सल्फेट बनाते हैं, और सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों मिलकर पोटेशियम आयोडाइड तथा लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो लेड आयोडाइड है ये पीले कलर का प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जो हम देखें ऊपर की लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और जिससे हमें मिलता है लेड आयोडाइड तथा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा जो हमें मिला है लेड आयोडाइड, ये पीले कलर का अवक्षेप है और
ये शेपर्ड अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अविलेय लवण प्राप्त होता है। अब उपचयन एवं अपचयन यानी ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें क्या है कि कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में कॉपर के चूड़ के ऊपर CuO कॉपर ऑक्साइड की परत, काली परत चढ़ जाती है। अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। इस गर्म पदार्थ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अतः ये क्रमशः अपचयित एवं उपचयित क्रियाओं को एक साथ दर्शाते हैं। यानी ऑक्सीजन का अलग होना यानी अपचयन, और एक तरफ ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है तो उपचयन हो गया। तो यहाँ क्या है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन टूट रहा है, तो यानी कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ कॉपर का अपचयन नहीं हो रहा है, यहाँ कहा जाएगा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो हाइड्रोजन क्या बन जा रहा है, H2O। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, जैसे अभी हमने ऊपर दिया एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो हमें क्या मिलता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कॉपर क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अब यहाँ Mn ऑक्साइड यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl यानी कि, तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, अपचयित हो जा रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयित हो जा रहा है। तो हमें मिल रहा है मैग्नीज Mn क्लोराइड और 2H2O यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी को हम ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि तो उसे हम अपचयन कहते हैं। अब संक्षारण, कोरोजन, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो धातु के ऊपर एक अन्य परत चढ़ जाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, लोहे के ऊपर भूरी परत जो कि लालिमा युक्त होती है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ये सब संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब होना। अब विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, वसा युक्त या तैलीय भोजन जब लंबे समय तक रखा रहता है उससे गंध आने लगती है तथा उसका टेस्ट बदल जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तेल या वसा जब उपचयित हो जाते हैं तो उनका स्वाद व गंध बदल जाते हैं या विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी तेल जब जल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो उपचयित हो जाता है और ये गंध मारने लगता है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि तेली पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन गति धीमी हो जाती है। जैसे कांच के बर्तनों में अगर तेल की चीज़ें रखी जाएँ तो वो क्या है, उपचयन नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि वायु टच में नहीं आएगी तेल के। चिप्स की थैली से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नाइट्रोजन क्या है कि कम सक्रिय गैस होती है और ऑक्सीजन सक्रिय गैस होती है, तो इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उपचयन की क्रिया ना हो।